है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखो ना, हेडिंग तो दो। अब देखो बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में दो वर्ड्स आप लोगों को दिख रहे हैं, एक है फोटो और दूसरा है इलेक्ट्रिक। फोटो वर्ड किस में यूज होता है याद करके देखो तो फोटो वर्ड का मतलब आप लोगों ने क्लास 10th में फोटोलिटिक पढ़ा है। डीकम्पोजिशन नहीं याद है? क्या होते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस? अगर कंबाइन हो रहा है वो तो कॉम्बिनेशन हो गया ना भाई। हाँ, गजब कर रहे हो भाई। कितना साल हो गया 11th मतलब 10th पास किए? ऐसा तो नहीं है ना किसी के भी साथ में कि जस्ट 10th पास किए हो, उसके बाद घर वालों ने शादी करा दी हो, फिर एक लंबे गैप के बाद अभी पढ़ाई पूरी करने के लिए आए हो, ऐसा तो नहीं है। तो याद रहना ही चाहिए। देखो बेटा, रिकॉल करो कि अगर ए और बी पूरा पूरा आपस में कंबाइन हो जाते, ऐड हो जाते तो प्रोडक्ट डी बनता अगर, तो ये कंडीशन कहलाती कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक। 11th में आकर के जब हम लोग जीओसी पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको जो पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो फेमस है जीओसी के नाम से। ठीक। तो जब हम लोग जीओसी पढ़ेंगे तब हम लोग इसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन को नाम देने लगेंगे एडिशन रिएक्शन। ठीक। इसका ठीक उल्टा होता है, यानी कि जब एक ही रिएक्टेंट हो और यही आपस में ब्रेक डाउन होकर के क्या बनाने लगे, प्रोडक्ट। तो ये जब ब्रेक डाउन होगा तो जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब मतलब एक या एक से ज़्यादा, ये मतलब दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट हो ही सकते हैं। तो ये वाली कंडीशन कहलाती थी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। याद आया? ठीक। अब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके से करवाते थे आप। अगर आप करवाते इसको कैसे, टेम्परेचर दे करके, तो आप इसको क्या बोलते थे, थर्मल डीकम्पोजिशन। याद आ रहा है बेटा कुछ कुछ? अगर आप इस डीकम्पोजिशन को इलेक्ट्रिसिटी दे करके करवाते तो तब आप उसको बोलते क्या, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। पक्का? और अगर इसी डीकम्पोजिशन को आप इससे ऐसा एच न्यू लिखते अगर, यानी कि रेडिएशन की एनर्जी से करवाते, तब आप उसको बोलते हो क्या, फोटोलिटिक। डन। चलो अब इस यहाँ इस वाले को इसलिए रिकॉल करा रहा हूं मैं क्योंकि आप लोगों ने ये फोटो वर्ड पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक। अब ये फोटो वर्ड जो है बेटा, ये ओरिजिनेट हुआ या लिया गया कहाँ से, फोटोन। फोटोन क्या है ये तो पढ़ चुके बेटा, क्लास 10th 9 10th में पढ़ चुके हो इसको, कि जितने भी रेडिएशंस होते हैं सारे रेडिएशन की एनर्जी कैसे आती है, फोटॉन्स कैरी करते हैं। और ये किस फॉर्म में रहते हैं, इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एंड दोज स्मॉल बंडल्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड क्वांटा। याद आ रहा है? वोंडा अलग है, क्वांटा अलग है। मार्वल की मूवीज में नहीं घुसो। चलो, तो फोटोन का मतलब तो एक चीज समझ में आ गई बेटा। अगर फोटोन वर्ड हम लोग ये पता चल गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये फोटो वर्ड है जो है वो फोटोन से लिया है, इसका मतलब क्या है कि इस फिनोमेना में रेडिएशन तो इन्वॉल्व होगी ही होगी, पहली चीज। अब सीधा सीधा, अच्छा इलेक्ट्रिक का मतलब तो इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक। इलेक्ट्रिक वर्ड का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा ये बताओ बेटा, इलेक्ट्रिसिटी अपने में से होकर के कौन फ्लो होने देता है, मेटल, नॉन मेटल की मेटलॉइड? मैंने ये पूछा अपने में से होकर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने कौन देगा, मेटल, मेटलॉइड या नॉन मेटल?
अच्छा मेटलॉइड जैसा तो कुछ नहीं होता, आप उसको सेमीकंडक्टर नाम से जानते हो। अब बताओ। बेटे क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की, जल्दी जल्दी। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ साउंड, ठीक। और एंड बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ साउंड, दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नोन एज सोनोरस नेचर। याद है अगर किसी मेटल के किसी भी हॉलो या किसी भी मेटल के स्ट्रक्चर को आप मारोगे तो वो क्या होता है, रेजोनेंस, उसमें ऑसिलेशंस होते हैं, वाइब्रेशन, जिसके कारण वो क्या मतलब ऐसा वाइब्रेटिंग साउंड क्रिएट करता है। जिसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है क्या, मंदिर में लगी हुई घंटी, वो ऐसी होती है ना, जब ऐसे टन से मारते हो तो वो क्या होता है, वो वाइब्रेट करता है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोरस नेचर, सोनोरिटी। और क्या क्या प्रॉपर्टी है उसमें, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दे आर डक्टाइल, दे आर मैलिएबल, और कुछ, देयर मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। जनरली ऐसी दिए हुए से या गैस के चूल्हे में रख करके पिघला लोगे क्या, लोहा तांबा सोना चांदी कुछ भी नहीं पिघला पाते ना, पक्का। फिर भी कितना टाइम चाहिए, जैसे अच्छा एक आध का एग्जांपल बताओ जो हो जाएंगे। वाह बेटा सोडियम पोटेशियम जैसे जो सॉफ्ट मेटल हैं उनको तो बहुत इजीली आप मेल्ट कर लोगे, ठीक। इवन जब आप इसमें 11th में ही तो एक एक्सपेरिमेंट आएगा जिसमें आप लोगों को एलिमेंट डिटेक्शन टेस्ट करना है, ठीक। एलिमेंट डिटेक्शन टेस्ट के लिए अपने को चाहिए होता है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। तो जब उस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को बनाते हैं तब पहले सोडियम को मेल्ट ही करना पड़ता है, ठीक। और वो तो नॉर्मल बर्नर से भी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब वापस आते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कौन फ्लो होने देगा अपने में से, मेटल, ठीक। सेमीकंडक्टर्स क्या होते थे, याद करके बताओ तो जल्दी। जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर करंट का फ्लो नहीं होने देंगे, लेकिन जैसे ही उनको एक टेम्परेचर मिलता है, एक क्या बोलना चाहिए, एक पॉइंट तक उनको हीट करते हैं, तब उसमें क्या होता है, करंट का फ्लो होने लगता है, ठीक। उनकी इसी प्रॉपर्टी को इन्हेंस करने के लिए उसमें कराते हैं डोपिंग। आप लोगों को याद है, आप लोगों ने ये सेमीकंडक्टर शायद पहले पढ़ा होगा फिजिक्स में, मेटल, नॉन मेटल, कुछ कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा। ऐसा कहते हैं कि जब बच्चे का पढ़ाई में मन ना लगे, मतलब पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे ऐसा कि अगर बच्चा जो मतलब स्पेशली लड़के कि अगर वो लोग पढ़ाई में मन ना लग रहा हो, मन भटक रहा हो, तो उनकी शादी करा देनी चाहिए। वाह, तो कुल मिला के कहानी है कि तुम लोगों की शादी करवा देनी चाहिए पढ़ाई में मन लग नहीं रहा है, पागल लोग। चलो भाई अब वापस आते हैं। तो अब कहानी क्या है बेटा, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। अगर किसी मेटल पे, मेटल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मेटल्स आर सपोज टू बी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। अच्छा अब उसमें फिर डिपेंड करता है कि सबसे गुड कंडक्टर कौन होगा। बेटा ये सब तुम लोग पढ़ चुके हो, हाँ ठीक। और ऐसे करके ही फिर आप उसमें कॉपर में आते हो, जिंक में आते हो, आयरन है, बहुत सारे अपने पास हैं, ठीक। अच्छा वो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं जिसके कारण कोई कंडक्टर अपने में से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिसिटी को अपोज करता है, नाम बताना है सर उस प्रॉपर्टी का। इट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। कमाल कर रहे हो बेटे, तुम लोग 10th को ही रिकॉल नहीं कर पा रहे, अब मुझे 11th पढ़ाने में डर लग रहा है। हाँ भाई फिर से ठंडे मन से सुनो, ये कहानी क्या है, सीधे सीधे समझोगे तो कोई एक मेटल रखा है, उस पर एक पर्टिकुलर लाइट पड़ी और उस लाइट के पड़ने के कारण उसमें से करंट फ्लो होने लग गया, सीधा सीधा यही है इसका मतलब।
ठीक, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या चीज़, लिख लीजिएगा। बुक है, बुक में देखो ना, बुक में तो है लिखा हुआ, आप लोग घर जाकर के उससे उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। हम लोग आते हैं मेन चीज़ पर।
डन। चलिए, अब कहानी क्या है कि ये तो रखा हुआ है अपने, इसके नीचे वो लिख लेना बेटा, मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है कभी भी डायग्राम को अनडेजिग्नेटेड नहीं छोड़ते हैं, ये बात मैंने कई बार बोली है ना। तो इसके नीचे क्या लिखना है, इस डायग्राम का डेजिग्नेशन क्या है कि डायग्राम शोइंग सेटअप फॉर, डायग्राम शोइंग सेटअप फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डन। अच्छा देखो, अब इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है ये मैं आप लोगों को बस समझा दे रहा हूँ, उसको लिख करके हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कहानी क्या है आप लोगों को समझ में आ ही रही है कि ये है एक मेटल पीस, उस मेटल पीस पे जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है उसका फ्रीक्वेंसी कितना रखा है, म्यू नॉट बोलते हैं उसको, ठीक, न्यू नॉट, न्यू 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 न, ये दिमाग में बिठा लो बेटा, ये जो है ना ये न्यू कहलाता है, न्यू, ठीक, और ये जो है ये म्यू कहलाता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब कहानी क्या है, ये एक पीस ऑफ मेटल है जिसके ऊपर जो रेडिएशन इंसिडेंट हुई उसके लिए फ्रीक्वेंसी कितनी थी, न्यू नॉट, डन, जो कि उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये भी क्लियर। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जब उसको रेडिएशन मिली तो क्या हुआ, उसमें वो जो मेटल पीस है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए और इलेक्ट्रॉन्स उस सर्किट में फ्लो होने लग गए, ठीक, उस वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इसी चीज़ को कंप्लीट मतलब क्या करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए हम लोगों ने सर्किट में एक ये रेजिस्टर है, एमीटर या गैल्वेनोमीटर लगा दिया है जिसमें का डिफ्लेक्शन जो है वो ये कंफर्म करेगा कि उसमें करंट तो फ्लो हो रहा है, डन। चलो, अब कहानी क्या है, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अच्छा एक चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में रेडिएशन के कारण या रेडिएशन के इफेक्ट से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग नाम देंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा बेटा इस चीज़ को, ठीक, फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जो रेडिएशन इंड्यूस्ड या रेडिएशन के इन्फ्लुएंस में इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है, ऑल ऑफ देम विल बी टर्म्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये लिखवाऊंगी, लिख लोगे, ठीक है, कुछ लिखा है आप लोगों ने अपने से, अच्छा ठीक है, इसमें लिखिएगा रेडिएशन इंड्यूस्ड डैश एंड फिर डैश ejected, EJECTED, ejected electrons are called photoelectric effect, sorry, photoelectrons, डन, डन। चलिए, अब ये जो डायग्राम है इसका एक्सप्लेनेशन तो हो गया, ठीक, अब अपने को आना है बेटा इक्वेशन पे, पहली कंडीशन यानी कि केस 1, ठीक, व्हेन म्यू इज म्यू नॉट, मतलब म्यू इज न्यू नॉट, यानी कि क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है यानी कि ये क्या था, मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, डन। यानी ये बिल्कुल ऐसा ही है बेटा कि ये एक दरवाज़ा है, मान लो दरवाजे पे कोई खड़ा है तो उसको बस लात मार के इस रूम से बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कौन सी फ्रीक्वेंसी लेकर के आएगी, न्यू नॉट, डन। चलिए, तो यहाँ से क्या मालूम चल गया, देन ऐसे कंडीशन में जो रेडिएशन की एनर्जी होगी ई नॉट, दैट विल बी गिवन बाय एच इंटू न्यू नॉट।
होगा ऐसा। और ध्यान रखना ये न्यू नॉट एनर्जी जो है ये सिर्फ और सिर्फ फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए ही काफ़ी है। ये न्यू नॉट जो है, न्यू नॉट क्या था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी ना, मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए। तो अब कंडीशन क्या हो गई है, अगर न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन आ रही है तो वो रेडिएशन की एनर्जी होगी ई नॉट, और ये एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से धक्का मार के बाहर निकालने के लिए होगी। डन। बस, लेकिन ध्यान रखना अभी वो सिर्फ निकला है बेटे, अभी उसको चलाना भी है सर्किट में। इसको मैं ऐसे ही कर देता हूं, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा कि ई नॉट क्या है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग बेटा केस 2। और केस 2 क्या है, व्हेन न्यू इज न्यू एंड न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। ठीक, इसका मतलब क्या है कि अब जो रेडिएशन हम लोग इंसिडेंट करा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू। ठीक, अच्छा आप लोग एक काम कर सकते हो, आप ना ये भी मान लो, चलो इसको न्यू डैश मान लो, कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, क्योंकि यहाँ पे ऐसा था फिर वहाँ वैसा कर दो कि हो सकता कन्फ्यूजन हो, तो इसको ऐसा कर देते हैं न्यू डैश। अच्छा अब देखो भाई, अब न्यू डैश जो है वो न्यू नॉट से ज़्यादा है, यानी कि अब इस कंडीशन में जो एनर्जी आएगी वो थ्रेशोल्ड वाली एनर्जी से ज़्यादा होगी। मतलब जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी आप उतनी ताकत से अगर किसी को लात मारोगे तो वो ना सिर्फ रूम के गेट के बाहर निकलेगा बल्कि और आगे भी ट्रैवल करेगा, कुछ दूर फेंकाएगा भी। यानी इसके कंडीशन में क्या है, जितनी डिफरेंस ऑफ एनर्जी रहेगी उतनी डिफरेंस ऑफ एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को किस लिए मिलेगी, सर्किट में घूमने के लिए। डन। इस चीज़ को हम लोग मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे। चलिए, तो यहाँ से क्या मालूम चल गया अपने को कि इस कंडीशन में जो एनर्जी आएगी ई डैश दैट विल बी गिवन बाय, पक्का, और ये जो एनर्जी है यानी ई डैश जो किसके बराबर है, एच न्यू डैश के, ये एनर्जी किसके बराबर होगी, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी प्लस जितनी भी उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी उसके सम के बराबर। आपकी बुक में ये चीज़ दी हुई है, अगर देखेंगे तो आपकी बुक में ये वाली चीज़ दी हुई है। ठीक, तो आगे बेटा समझ में लॉजिक बड़ा सा सिंपल है कि ये जो एच न्यू नॉट एनर्जी है ये टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसमें क्या क्या होने वाला है, एक तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरा बाकी जो एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो यूज़ करके वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में सर्किट में घूमेगा भी। डन। यहाँ से अपने को एक चीज़ और मालूम चल गई, क्या, सिंस ई नॉट इज ग्रेटर देन ई डैश इज ग्रेटर देन ई नॉट, देयरफॉर डेल्टा ई, ये क्या होगा बेटा, ई डैश माइनस ई नॉट होगा, पक्का। यहां से क्या मालूम चल गया, एच न्यू डैश माइनस एच न्यू नॉट, पक्का। यहां से क्या मालूम चल गया, एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एच न्यू नॉट। ये कैसे आ गया, अभी अभी देखा है। डन। चलो इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। यहाँ से क्या मालूम होगा बेटा, ये और ये तो हो गए कैंसल। यहाँ से अपने को क्या रिजल्ट मिला, कौन सा आएगा बेटे, ओ ठीक ठीक ठीक, सही कह रहे हो।
ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2 और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। डन। यहां से क्या रिजल्ट मिल गया कि डेल्टा ई इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। पक्का। और यही तो हम लोग कह रहे थे कि जितनी भी डिफरेंस ऑफ एनर्जी रहेगी वो पूरा वो इलेक्ट्रॉन किसके लिए यूज करेगा, सर्किट में ट्रेवल करने के लिए इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। डन। लिख लीजिए फटाफट और लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखिएगा, या पहले उतना लिख लो, कंक्लूजन मैं लिखा दूंगा आपको। डन। पक्का। ठीक। इसमें लिखिएगा देयरफॉर इट कैन बी कंक्लूडेड, देयरफॉर इट कैन बी कंक्लूडेड that the difference in energy of radiations, the difference in energies of radiations will be used, radiations will be used for kinetic energy, kinetic energy by the photoelectrons, by the photoelectrons। डन। चलिए, ये तो हो गई कहानी किसकी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। जहां तक बात बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन सब, हाँ बोलो ना क्या, हाँ ये सब की, तो इनमें के न्यूमेरिकल नहीं आएंगे कभी भी, ठीक। एटलीस्ट 11th में तो बिल्कुल नहीं आएंगे, कोई सा भी स्कूल रहे। बहुत हुआ तो स्कूल आपको इसको डिराइव करने के लिए पूछेगा या इसका कंक्लूजन पूछेगा, ठीक। इस वाले चैप्टर में लकीली जो अपने पास जितने भी न्यूमेरिकल हैं या क्वेश्चन हैं वो बनेंगे किससे, ऑबाउ, होंड, ठीक। इसके बाद हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, तो क्वांटम नंबर, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो वो उससे क्वेश्चंस बनेंगे। और वो टॉपिक जिनमें से क्वेश्चंस न्यूमेरिकल टाइप नहीं बनेंगे वो यही है, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन कॉन्सेप्ट, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉन्सेप्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जितना थियोरेटिकल पोर्शन है वो, और इवन सिर्फ न्यूमेरिकल उसमें कहाँ बनेगा कि ट्रांजिशन के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसके कैलकुलेशन में। डन। चलिए ये हो गया बेटे। अब हेडिंग डालिएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसको हटा दूं।
अब इससे पहले कि हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जाएं, पहली चीज़ तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो वर्ड है स्पेक्ट्रम, इसका क्या मतलब है? और स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 10th में, जिसमें वो प्रिज्म में से आप वाइट लाइट पास कराते थे तो वो स्पेक्ट्रम टाइप शो होता था। मतलब वो था क्या? स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ डिस्पर्सल ऑफ लाइट, उस इवेंट का नाम था। अब मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ये जो वर्ड है स्पेक्ट्रम, इसका क्या मतलब? पहले हम लोग इसका मतलब समझ लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा स्पेक्ट्रम्स को क्लासिफाई करना। देखो, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जब आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को किसी एक पैरामीटर पर बेस, मतलब किसी भी एक पैरामीटर के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखोगे, उसी को हम लोग बोलते हैं, मतलब वो जो ऑर्डरली अरेंजमेंट है ऑब्जेक्ट्स का, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्पेक्ट्रम। जैसे आप लोग असेंबली में खड़े होते हैं, हाइट वाइज खड़े होते हैं, यूजुअली हाइट वाइज ही खड़े होते हैं। हाँ, कहीं भी मुंह उठा के नहीं खड़े होना रहता। नहीं, तो हाइट वाइज जो खड़े होते हो तो कैसा, जैसे कि मान लो ये हाइट वाइज खड़े हो रहे हैं, ये फिर ये फिर ये, ऐसे ही खड़े होते हैं ना हाइट वाइज। ठीक, तो ये कहलाएगा स्पेक्ट्रम ऑफ हाइट। डन। ठीक। अच्छा, अब क्या ऐसा ज़रूरी है कि जो यहाँ पे सबसे पीछे खड़ा है वो सबसे भारी भी हो सकता है कि ये एकदम दुबला पतला है और ये बहुत हल्का हो, तो उस कंडीशन में ये बेचारा कौन सी पोजीशन ले लेगा? सामने। डन। और ये जो सामने खड़ा है, ये अगर बहुत मोटा है तो हाइट वाइज, मतलब वेट वाइज वो सबसे पीछे चला जाएगा। यही होगा ना? यानी कि इन्हीं लोगों को अगर आप किस बेस पे अरेंज कर दो? वेट के बेस पे, तो हो सकता है कि जो अरेंजमेंट आए वो ऐसा टाइप का, कुछ भी रैंडम टाइप का है। पॉसिबल है ना? ठीक। लेकिन अगर आप इसमें डेटा लिखेंगे क्या उनके वेट का, तो वेट जो है वो कैसा आया है बेटा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में आया है। कंक्लूजन ये है कि जैसे ही आप पैरामीटर चेंज करते हो तो ऑर्डर भी चेंज होना चाहिए। डन। अब आप आओ किसमें? इसी डेफिनेशन और इसी कैरेक्टरिस्टिक को आप अप्लाई करो विबग्योर। क्या है बेटे ये विबग्योर? पढ़ा है ना लास्ट ईयर विबग्योर? क्या है विबग्योर? अरे बताओ ना। कलर्स के नाम है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। किस में रहता है ये? वाइट लाइट में रहता है, जो डिस्पर्स होने के बाद ये 7 कलर दिखते हैं अपने को। अब ये अरेंजमेंट किस बेस पे है बेटा? एग्जैक्टली 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, यानी कि वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये। पक्का? अच्छा, अगर इंटेंसिटी के बेस पे या डार्कनेस के बेस पे मैं अरेंज करूंगा तो इन सब में सबसे हल्का कलर कौन सा है? येलो। उसके बाद चलो एक बार करके ही देख लेते हैं। अगर हम लोग इंटेंसिटी या फिर मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, डार्कनेस के बेस पे कर रहे हैं ना, सबसे हल्का कौन है? येलो। उसके बाद ऑरेंज, देन पक्का? ठीक, देन रेड, देन ब्लू, फिर वॉयलेट, फिर इंडिगो। ऐसा ही अरेंजमेंट आना चाहिए ना, मतलब इसी के आसपास आएगा। ठीक। अब कहानी क्या है? जब तक आपने इन सातों रेडिएशंस को, सातों डिफरेंट लाइट्स की रेडिएशन को वेवलेंथ के ऑर्डर पे अरेंज किया था, तब आप उसको क्या बोल रहे थे? स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ। ठीक। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपकी बुक में है वो क्या था? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ वैल्यू। तो इसलिए उसका दूसरा नाम क्या है? इट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ। डन। चलिए, और अगर उसी को हम लोग किस बेस पे अरेंज कर देते? कलर वलर के बेस पे अरेंज कर देते तो बिल्कुल ही अलग आता। ठीक।
और उसमें से बहुत सारे रेडिएशंस के तो कलर है ही नहीं, सिर्फ विजिबल लाइट जो है उसी का कलर है। अल्ट्रा वायलेट का थोड़ा बहुत वायलेट कलर आएगा, इंफ्रारेड का बहुत ही लाइट सा रेड कलर आएगा जो नॉर्मल अपने को दिखेगा भी नहीं शायद। डन। ठीक, तो स्पेक्ट्रम के बारे में आपको ये तो मालूम चल गया कि ये क्या है, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ कोई भी मतलब मल्टीपल आर्टिकल्स। ठीक, तो अगर अपने लिए वो आर्टिकल रेडिएशन है तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि हाइड्रोजन या फिर सिंपली ये जो स्पेक्ट्रम है ये एटम्स की कंडीशन में कितने टाइप का होगा। आपकी बुक में देखिएगा 2 टाइप का दिया हुआ है, कौन कौन सा, एक है लाइन स्पेक्ट्रम और एक है सॉरी एक है एमिशन स्पेक्ट्रम और एक है आपके पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और ये दोनों ही आते हैं किसमें, लाइन स्पेक्ट्रम में। डन। डन। ठीक, अब इनको बहुत इजीली समझो आप डायग्राम से। देखो बुक में जो उधर डायग्राम है उसमें आओ। ऊपर में क्या दिया है, एमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा है, अरे एक्साइटेड वो लिखा हुआ है ना भाई, एक्साइटेड सैंपल। हाँ भाई, इधर इधर इसमें डायग्राम में देखो, एक्साइटेड सैंपल। अब आपको मालूम है कोई भी सैंपल, कोई भी कंपाउंड एक्साइटेड स्टेट में कब जाएगा, जब वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। डन। अच्छा, एनर्जी कितने फॉर्म्स में हम लोग सप्लाई कर सकते हैं, टेम्परेचर, लाइट, साउंड। ठीक ठीक, तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सोर्सेस। डन। 1 मिनट रुकना। हाँ जी, तो वो एक्साइटेड सैंपल कैसे हुआ, मतलब कि कोई भी सैंपल को आप क्या कर रहे हो, किसी भी एक मोड ऑफ एनर्जी से उसको एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ही वो किस स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में। ठीक, जब वो एक्साइटेड स्टेट में गया, एक बात का ध्यान रखना बेटा, जब कोई भी सैंपल, कोई भी एटम, कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी जब वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा तब वो स्पेक्ट्रम क्रिएट नहीं करेगा। ठीक ठीक, ये आ गया समझ में। चलो, अब कंडीशन क्या है, लेकिन जब वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट से जब वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा होगा तब वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब रेडिएशंस को री एमिट करेगा। उस कंडीशन में वो क्या बनाएगा, एमिशन स्पेक्ट्रा। सीधी सी चीज। एमिशन स्पेक्ट्रम को देखो। ठीक, मैंने आप लोगों को क्या बोला, अच्छा ठीक है, पहले इधर साइड में देखो एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में क्या लिखा है। और तो
थोड़ा सा कंक्लूजन आप लोग गलत निकाल रहे हो उस चीज़ का। ठीक है, एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको फ्रेश माइंड से पढ़ते हैं, ठीक, क्योंकि अभी ये फिर कवर हो भी नहीं पाएगा। ठीक, तो अगली, रुकना भाई, कॉपी क्यों बंद कर रहे हो? हाँ, अगली क्लास में अपने लिए रहेगा क्या, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। ठीक, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में वो पांचों रीजन वो अपने को बहुत बढ़िया समझने हैं। रेडबर्ग इक्वेशन, रेडबर्ग इक्वेशन के बाद, हाँ इधर पेज पलटो, रेडबर्ग, हाँ हाँ इधर इधर पलटो ना इधर। ये रेडबर्ग इक्वेशन जो इस वाले पेज में है जहाँ पे तुम्हारा हाथ है, ये उधर उधर नीचे, हाँ ठीक, रेडबर्ग इक्वेशन। उसके बाद फिर पेज पलटो इधर, यहाँ पे क्या है, ठीक है, यही सभी तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। फिर इधर पलटो, लिमिटेशन, ड्रॉबैक्स, फिर इधर पलटो जल्दी पलटो। हाँ, इधर पे क्या है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। क्यों पढ़ लिया इसको पहले, क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट है जो डुअलिटी इन, हाँ मतलब पार्टिकल और वेव नेचर वाले डुअलिटी को फेवर करने वाले थे, इसलिए हम लोग इन कॉन्सेप्ट को पहले निपटाए हैं। ठीक, चलिए और आगे बढ़िए। क्या, क्वांटम मैकेनिकल, हाँ हाँ ठीक है, आगे आगे। ये अपना हो चुका है, ठीक, तो उसको एक बार वीडियो में देख लेना ना। क्वांटम नंबर्स, ऑफबाउज एन प्लस एल रूल, ऑफबाउ प्रिंसिपल के टाइम हम लोग एन प्लस एल रूल देखे हैं। एन प्लस एल इक्वल टू 3 होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन, एन प्लस एल इक्वल टू 4 होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी अपना हो चुका है, ऑफबाउ प्रिंसिपल हो चुका है। इसके बाद होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये हो चुका है, ठीक, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो चुका है। तो कुल मिलाकर के इस चैप्टर में अपने पास पाउली तो तब आएगा बेटा जब हम लोग क्वांटम नंबर देखेंगे, क्योंकि वो क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। ठीक, तो इसी तरीके से आप लोगों का ये चैप्टर जो है मैंने वो किया था, मतलब इसको हाँ स्ट्रक्चर किया था। ठीक, कि पहले डुअलिटी इन पार्टिकल, उसके बाद डुअलिटी इन रेडिएशन। ठीक, तो ये पाउली जो है ये क्वांटम नंबर के साथ आएगा। तो कुल मिलाकर के इस वाले चैप्टर में क्या क्या बचा है, बस अपना लाइन, ये स्पेक्ट्रम पूरा बढ़िया से निपटाना है, और उसके बाद फिर क्वांटम नंबर। ठीक, चलिए 2 टॉपिक हैं, मतलब प्रोबेबली 1 क्लास और चाहिए अपने को चैप्टर ख़त्म करने के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 3 जो क्या है आपका, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। चलिए, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को अपने को हार्डली 2 क्लास चाहिए, आराम से हो जाएगा और बढ़िया से हो जाएगा। आप उसको चाहो तो 3 क्लास दे सकते हो। बेटे मैं पढ़ाऊंगा तो आपको कंपैरेटिवली पढ़ाऊंगा, ये ऐसा कथा कहानी नहीं पढ़ाऊंगा।